नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सट में टाइगर अशोक वानखड़े हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं और बात करना है गुजरात की, क्योंकि देश में गुजराती छाया हुआ है। और हम तो कभी कभी व्यंग में कहते हैं कि गुजराती को देश की राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए। आजकल देश पर शासन भी दो गुजरातियों का है, मोदी और शाह का। हमें अक्सर कहा जाता है गुजराती लॉबी की जब बात आती है तो हम कहते हैं कि हम गांधी और सरदार के वंशज हैं, मोदी शाह के नहीं। बहुत अंतर है दोनों में। ये झूठ के पुलंदे छोड़ने वाले गुजरात मॉडल देश भर में लागू करके गुजरात को बदनाम करने वाले आज भी गुजरात में जो हो रहा है उससे मतलब वो अपनी आंखें मूंद लेते हैं और पूरे देश को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। कहते हैं कि गैस की टंचाई नहीं है, गैस आपूर्ति पर्याप्त है और गुजरात का जो आर्थिक कैपिटल जिसको कहा जाए सूरत, वहां पर जो घटनाक्रम हुआ है उसको हमें समझना होगा। वहां देश भर के जो लोग आते हैं, काम के लिए आते हैं और वो मजदूर वहां पर कमाई के लिए आते हैं और जिस प्रकार से उन पर निर्मम ढंग से कल लाठीचार्ज हुआ उधना रेलवे स्टेशन पर, तो ये बात मेरे ख्याल से हमारे टाइगर तक पहुंच गई और आज टाइगर उसी पर बात करेंगे। ये न केवल सूरत की बात है, पूरे देश में ये बात हमें देखने को मिलती है। तो टाइगर हमारे साथ जब बात करेंगे तो देश की और दुनिया की करेंगे। ये विश्व गुरु का अभी तो हमें बात ही नहीं करना चाहिए, ऐसा डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने आज बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। तो ये मोदी की खिंचाई किए हैं उनके अपने ही लोग, जो कभी मैं तो जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि मुरली मनोहर जोशी जी उनको बचाते थे। मैंने उनके बीच में संवाद जो हुआ उसका मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं और जो लोग उनको बचाने में लगे हुए थे, आडवाणी जी हो या मुरली मनोहर जोशी जी, वो किनारे कर लिए गए और अपने अपने आप को विश्व गुरु कहलाने वाले नरेंद्र मोदी पता नहीं अब कौन किस दिशा में जा रहे हैं। एप्सिन फाइल की मैं बात नहीं कर रहा हूं साहब, दर्शकों को भी मैं बहुत स्पष्ट कह दूं, एप्सिन फाइल की आज बात ही नहीं करना है। आज जो बात करना है देश के अर्थतंत्र को कहां पर ले जा रहे हैं उसकी बात करना है। और अशोक जी, आपका सीधू ने सट में स्वागत और आप इसका विश्लेषण करें। देखिए हरि भाई, आपने जो शुरुआत की कि मुरली मनोहर जोशी, मैं भी जानता हूं उनको, बहुत पढ़े लिखे इंसान, विदुषी जिसको कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक समय था कि ऐसे लोग कि जिनके पास घंटों बैठ के आप सिर्फ सुन सकते थे। दत्तोपंत ठेंगड़ी हो, कुशाभाऊ ठाकरे हो, आडवाणी जी से बात करते समय हम तो जो चैनल में काम करने वाले लोग थे, हम तो कहते थे कि आडवाणी जी का भाषण काटना बहुत मुश्किल है। वो इतना संबद्ध में बोलते थे कि एक सेंटेंस नहीं उठा सकता था बीच में आदमी, पूरा पूरा 5-5 मिनट का चंक काटना पड़ता था। ऐसे धारा प्रवाह बोलने वाले। अटल जी की तो बात ही मत छोड़ो, अटल जी के तो बाकी सारे सब बोने नजर। उनका भाषण काव्य था, कविता। दूसरी बात मुरली मनोहर जोशी क्योंकि बहुत सुसंस्कृत इंसान है, इसलिए उन्होंने कुछ शब्दों का उपयोग नहीं किया होगा। उन्होंने कहा कि हम विश्वगुरु थे, अब हमें नहीं बोलना चाहिए। एक्चुअली उनका आशय ये होना चाहिए, होता शायद, मैं ये समझा हूं कि हम विश्वगुरु पहले थे, अब हमारा देश गुरु घंटालों के हाथ में है। विश्वगुरु और गुरु घंटाल ये दो अलग अलग शब्द है, दोनों में ही गुरु है, लेकिन एक गुरु घंटाल है और एक विश्वगुरु है। जिस गुजरात मॉडल को बेचा गया, मैं आज समस्त गुजराती श्रोताओं से माफी चाहता हूं। मैं गुजरात से बहुत प्यार करता हूं। मराठी, महाराष्ट्र और गुजरात, मराठी और गुजराती ये बहुत अच्छी रिलेशन है। और लोग कहते हैं मुंबई में यदि आपको व्यापार करना हो तो गुजराती सीखना चाहिए। ये कहा जाता था कि जब
सारा हमारा महाराष्ट्र, मुंबई तो तब था नहीं इतना बड़ा, जब महाराष्ट्र में लोग बस खेती पे निर्भर थे, तब गुजरात के लोग अफ्रीका तक पहुंच गए थे व्यापार करने में। तो जी गुजरातियों ने हमेशा अपने काबिलियत पे अपना व्यापार बढ़ाया, और गुजरात आज यदि समृद्ध राज्य था मोदी जी आने के पहले तक, गुजरात में आने के पहले तक नहीं के बराबर कर्जा था गुजरात में। मोदी जी गए तो गुजरात को कर्जे से पाट गए। आज गुजरात बदनाम हो रहा है। जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं वहां सारे ठेके गुजरातियों को मिल रहे हैं, और जो ठेकेदार है वो जुगाड़ू ठेकेदार है, अपने व्यवहार कुशलता से या व्यापारिक बुद्धि से व्यापार नहीं कर रहे, वो दादागिरी से व्यापार कर रहे हैं। जैसे आपके यहाँ एक पुल गिरा था तो काफी लोग मर गए थे, उस पुल के मरम्मत का काम एक घड़ी वाले को मिला था। ये गुजराती व्यापार नहीं है, ये जुगाड़ है। और गुजरातियों ने हमेशा अपने बुद्धि से व्यापार किया है। तो मैं जी उस गुजरात को नमन करता हूं, और जरूर उस गुजरात को मैं गलत कहूंगा जो जुगाड़ से धंधा कर रहे हैं वर्तमान में। अब हम आते हैं गुजरात के वर्तमान स्थिति पर। प्रधानमंत्री के पास दो शब्द नहीं है कहने के लिए। जब भारत का जहाज तेल लेके निकलता है और हार्मुज के अंदर ईरान पे गोलीबारी होती है और जहाज को वापस जाना पड़ता है, ये प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना अपना बोलता है, या पता नहीं अपने गृह मंत्री का पेट नाप के अपना सीना बताता है, कोई पता नहीं क्या बोलता है, कहां से कौन सा इंच टेप है इसका। ये एक शब्द नहीं बोल पाता उस पे। जी और जिसको अपना दोस्त कहता है वो अमेरिका ने भी एक शब्द नहीं कहा उस पे। उन्होंने फ्रेंच और यूके के जहाजों पे फायरिंग का जिक्र किया और इंडिया के नहीं। और जब पत्रकार ने पूछा तो उस पत्रकार को हड़का दिया ट्रम्प साहब ने। ये इनकी दोस्ती है, क्योंकि अमेरिका जानता है वो गुलामों को तवज्जो नहीं देता, बराबरी का जो होता है उसको तवज्जो देता है। और भारत ने गुलामगिरी स्वीकार की है, हमारे मोदी जी ने वहां चरणों में बैठ के उनके घुटने टेक के। आपने ठीक ही कहा, आपने ठीक ही कहा, गुलामों को तजब्बो नहीं दिया जाता। दिया जाता, गुलामों को कौन गुलामों को तवज्जो देगा। तो अब हमारे प्रधानमंत्री पूरे देश में कांग्रेस को कोस रहे हैं। महिला बिल नहीं पास होने दिया ऐसा झूठ प्रवचन कर रहे हैं। वैसा भी वो जब भी मुंह खोलते तो झूठ ही बोलते हैं। और ये मेरे से ज्यादा गुजरात को पता है अच्छी तरह से, क्योंकि हम तो अभी 11 साल से झेल रहे, 15 साल तो गुजरातियों ने भी झेला है। उनको 15 और 11 उनका झेलने का ज्यादा दायरा बढ़ा है। अब जब गैस की किल्लत हो गई, और कई जगह जब लोग कह रहे हैं गैस की किल्लत हो गई, तो सरकार ने जो हमारे जूनियर दलाल है, क्योंकि एप्स्टीन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा दलाल था, क्योंकि हरिभाई ने बोला एप्स्टीन की बात नहीं करेंगे, लेकिन अब क्या है, हमारा पेट्रोलियम मंत्री जो है पुरी, वो उस दलाल का सब दलाल था, उस दलाल के लिए दलाली करता था, एप्स्टीन के लिए। उसने उसके स्वीकार टेलीपैथी किया, के संबंध थे। हाँ, उसने टेलीपैथी स्वीकार के भी किया। संबंध थे, स्वीकार भी किया कि मेरे टेलीपैथी के संबंध थे उसके साथ। तो इन दलालों की दलाली करने वाले ये जो छोटे दलाल हैं, ये देश को बताते हैं कि गैस की कीमत, गैस में कोई कमी नहीं, गैस बहुत है। अब क्या है, इनके लोग कहते हैं, हमको तो पता नहीं, हम इन्वेस्टिगेट भी नहीं करते। अब दलालों की क्या इन्वेस्टिगेशन करना, अपने हाथ गंदे करना है। तो वो कोई अपनी विदेश में कोई कहते, हमको तो नहीं पता, और इस बारे में हम दावा भी नहीं कहते कि कोई स्विट्जरलैंड में भाई बड़े बंगले बंगले है, वो सब बेच के तो नहीं यहाँ तेल ला रहे हैं। देश में तेल की किल्लत है, देश में गैस की किल्लत है। जनता हाहाकार कर रही है, जनता पस्त है, और नरेंद्र मोदी मस्त है। वो प्रचार में मस्त है, विपक्ष को गाली देने में मस्त है, लेकिन देश के गैस के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब लोग पलायन करने लगे बड़े बड़े शहरों से, जो छोटे शहरों के लोग आते हैं, जब गैस नहीं मिलती तो वो चूल्हे में चूल्हा जला नहीं सकते। ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं, लेकिन एक कमरे के घर में घर मालिक चूल्हा जलाना नहीं देता, बोलते घर खराब होगा, चूल्हा नहीं जलाओगे आप। तो लोग करेंगे क्या भाई। आपको तो पता भी नहीं, पूरी को भी पता नहीं होगा कि घर में कौन से गैस पे खाना बनता है, पाइप गैस है कि एलपीजी है कि क्या है। और लकड़ी के चूल्हे पे खाना खाना ये आजकल लग्जरी हो गया है, कि चूल्हे पे का खाना मिलता है यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज। तो
बाकी जो गरीब है वो पलायन कर रहे हैं। अब आते हैं हम सूरत पे। पूरे गुजरात में, मैं मानता हूं गुजरात औद्योगिक राज्य है, गुजरातियों ने बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर लोग हैं, तो वो बहुत उद्योग लगाए, उद्योगों में बहुत आगे गए। लेकिन आप बिल्डिंगें खड़ी कर सकते हैं, मशीनें ला सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन उन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजदूर चाहिए। ये मजदूर बिहार, यूपी, उड़ीसा, बंगाल, इन जगह से आते हैं। आज 30 लाख मजदूर तो पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। वैसे देखा जाए तो 30 लाख से कई बड़ा आंकड़ा बाहर के मजदूर गुजरात में काम कर रहे हैं। अकेले सूरत में बिहार के 8 लाख लोग बताए जाते हैं, और यदि यूपी के भी लोग जोड़े जाए तो वो 20 लाख तक का फिगर जाता है। बंगाल के अलग लोग हैं वहां पे, ओडिशा के अलग लोग हैं। अब आज सूरत में कल लाठीचार्ज क्यों हुआ? जो ये चीयर लीडर है हमारे, जो मोदी के सुबह उठते से ही मोदी के चरण वंदना करके शुरू हो जाते हैं चैनलों पे, उनने कहा कि छुट्टियों का रश है। छुट्टियां हर साल होती है भाई, कब कब लाठीचार्ज हुआ? और कौन सी छुट्टी लग गई अभी? 10 अप्रैल को भी, अभी तो बच्चों की परीक्षाएं चल रही है, कहां से छुट्टी लग गई? बेसिकली ये छुट्टी का नहीं, ये फैक्ट्री बंद होने का और गैस न मिलने का रश था। भूखा मरने से अच्छा है कि आप चले जाए। पहले आते फैक्ट्री पे। गुजरात के सूरत में, मैं सूरत का ही मॉडल लेता हूं सिर्फ। सूरत में मुख्य उद्योग डायमंड, टेक्सटाइल और कंस्ट्रक्शन है। तीनों उद्योग में भारी मात्रा में लोग लगे हैं बिहार और यूपी के। डायमंड उद्योग अमेरिकन ट्रेड डील अभी तक नहीं हुई, इसलिए जो मरणासन्न स्थिति में है, जो लोग चले गए चले गए। बाकी बचे हुए लोग टेक्सटाइल में थे। टेक्सटाइल में गैस न मिलने की वजह से 200 यूनिट बंद है। जितने प्रोसेसिंग हाउस है वो एक शिफ्ट पे काम कर रहे हैं, और वो भी सप्ताह में 5 दिन काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ सप्लाई लाइन टाइट होने से केमिकल और डाइस की कीमत 30% बढ़ गई है, कॉस्ट बढ़ गई है। बाहर एक्सपोर्ट बंद है हार्मूज के चलते, और अमेरिकन ट्रेड डील के चलते पता नहीं कल क्या होगा। एक अनिश्चितता की स्थिति है, इसलिए फैक्ट्रियां बंद हो रही तो लोग जाना चाहते हैं। कब तक बैठे रहेंगे अपने घर के पैसे? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गैस की। गैस की प्रॉब्लम इतनी है कि गैस, मिनिमम गैस जो है 2,500 से नीचे सिलेंडर मिल नहीं रहा है। अब आप मुझे बताइए, जो 20,000 रुपये आदमी कमाता है उसके लिए पहले ही महंगाई ने मार दी है उसको। उधर तनख्वाहें 2-2 महीने लेट मिल रही है क्योंकि काम नहीं है फैक्ट्रियों में, फैक्ट्रियां बंद पड़ी है जी। तीसरी तरफ महंगाई का मार, और फिर ये सिलेंडर का मार। कहां से करेगा आदमी? कहाँ जिएगा? गांव में रहेगा तो कम से कम चूल्हा जला सकता है, यहाँ तो चूल्हा भी नहीं जलेगा। और जब लोग निकलने लगे, तपती गर्मी, काम नहीं, फैक्ट्रियां बंद। ये उस राज्य की स्थिति मैं बता रहा हूं आपको, ये सारी, जिस राज्य में 35 साल से राम राज्य चल रहा है और 11 साल से डबल इंजन की सरकार चल रही है। अब जब लोग निकले रेलवे स्टेशन पे तो रेलवे पे जगह 20 नहीं है। साल से डबल इंजन की सरकार सर। हाँ, 12 साल से डबल इंजन की सरकार। डबल सही इंजन बात। की सरकार। तो अब आप मुझे बताइए, 3-3 किलोमीटर की लंबी लाइनें लगी है, गर्मी में लोग, आप वीडियोस देखेंगे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या लगता है हमें विकसित भारत की बात कर रहे हैं? क्या ये वही भारत है जो मंगलयान पे इतराता है? क्या ये वही भारत है जो बुलेट ट्रेन पे इतराता है? वो वही भारत है जो कहता है कि हम तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं? क्या ये वही भारत है? कौन सा भारत है ये? या मोदी जी के ढकोसले वाले भाषणों का, खोखले वादों का आईएमएफ भारत? ने छठी इकोनॉमी बताया अभी लेटेस्ट रिपोर्ट में। इस पे तो बात ही नहीं करेंगे अभी। छठी इकोनॉमी पे तो बात ही नहीं कर रहे, अब इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। जी। लेकिन आज सूरत की स्थिति इतनी भयावह थी कि लाखों लोग वापस जाना चाहते हैं, और रेलवे ने बोला अभी तक हम 23,000 लोगों को भेज पाए। रेलवे सुविधा कर रही है। यदि हर साल रेलवे को मालूम है कि ये छुट्टियां लगती है और लोग जाते हैं, तो रेलवे ने व्यवस्था क्यों नहीं की? रेलवे किस लिए रुका हुआ था? प्रधानमंत्री की रैली होती है, अभी बाड़मेर में एक प्रोग्राम में प्रधानमंत्री को जाना था, पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वो रिफाइनरी में आज आग लग गई, कल उसका उद्घाटन होना था। वहां पे सर्कुलर है मेरे पास हरि भाई जी। उस सर्कुलर में बताया है कि स्कूल से बसें मंगवाई हैं कि लाभार्थियों को भाषण सुनवाने, जो जो
सरकार की योजनाओं का लाभ ले आए, उनको कंपलसरी भाषण सुनने जाना है। और उनको जब लाने के लिए बसें नहीं है तो स्कूलों की बसें लेने के लिए आदेश हुए हैं। अभी अभी वाव थराद में आए थे, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट का विभाजन हुआ ना वहीं पर, हाँ, वहां पर उनकी सभा में पौनी सभा खाली थी, कुर्सियां खाली थी। मैंने वही तो 2000 कहा, बसेस रखी थी, 2000। 2000 बस के हमारे बाद पास भी लोग ऑर्डर है नहीं। उसका, 2000 बसेस का। हाँ, तो 2000 बसेस का ये हाल है, आने के बाद भी लोग नहीं आए। तो वहां पे तो आपको सारी व्यवस्था करनी होती है। प्रधानमंत्री के भाषण जबरिया सुनने के लिए आप गाड़ी भेज के लोगों को बुलाते हो, लेकिन ये लोग घर जाने के लिए उनको गैस नहीं है। अब एक मेरे मित्र थे खत्री, वो बिजनेसमैन है, वो बोले अशोक जी क्या करूं, हमारी नौकरानी है वो भी जा रही है। उसने कहा कि भैया अब गैस न मिलना मुश्किल हो गया है, 4-4 हजार रुपए मांग रहे सिलेंडर के, कहां से देंगे भैया, हम तो गांव जा रहे हैं। बोले ये स्थिति आ गई, हम उसके 4 हजार रुपए कहां से दें सिलेंडर के। बहुत विकट स्थिति है। फैक्ट्रियां कई कारण से बंद है। जब से अमेरिका का ट्रेड डील का टेरिफ लगा, उसके पहले से भारत सरकार और हमारे पीयूष गोयल पता नहीं कैसा कहां से चार्टर्ड अकाउंटेंट बना गया, कॉपी करके बन गया पता नहीं, कुपड़ आदमी, वो कह रहा था कि हम सबके लिए हमारे पास योजनाएं हैं, हमने इतने जगह ट्रेड डील किया। कहाँ है? अरे छोड़ो बाकी जगह पे, गुजरात जो प्रधानमंत्री का होम स्टेट है, गृह मंत्री का होम स्टेट है, जो गुजरात आज पूरा देश चला रहा है, उस गुजरात की फैक्ट्रियां क्यों बंद है, वो क्यों नहीं चल पा रही है? क्योंकि आपके पास गैस नहीं है। सौराष्ट्र में मोरबी सहित कई शहरों में उद्योग सब बंद हैं। अरे साहब, मोरबी तो आपके यहाँ इसका काम चलता है ज्यादा, तुम्हारा उसका टाइल्स का, हाँ उसके लिए वही भी तो। गैस लगता है, उसके लिए भी गैस लगता है, कहाँ से करेंगे? गैस फायर्ड होता है वो। आप छोड़िए, डेयरी का प्लांट बंद है। जो सबसे बड़ी डेयरी है सुमुक डेयरी, उसकी सूरत की, सूरत की, सबसे बड़ी सूरत डेयरी की। सूरत की, वो बंद है। जब गुजरात जो डेयरी के लिए जाना जाता है, जिस अमूल ने विश्व में झंडे गाड़ दिए, उस गुजरात में डेयरी बंद है, और ये बाबा दुनिया में डेयरी खुलवाने की बात करता है। हमारे गृह मंत्री जो सहकार मंत्री भी है, वो महाराष्ट्र में जाके डेयरी का महत्व बताता है, अपने सूरत में डेयरी नहीं चला पाते, वो बंद हो गई। यही नहीं, अभी आज ही मेरी नरेश वारिया जी से बात हुई, बहुत बड़े पत्रकार है और संपादक है एक अखबार के। उन्हें कहा अशोक जी वो छोड़िए, उनने जो एक बात बताई वो क्रिमिनल ऑफेंस है। जिन लोगों ने अपनी जीवन दिया गुजरात के उद्योग को, का उसका पहिया चले, जी। मैंने पहले ही कहा, पैसा, मशीनें और बिल्डिंग उद्योग नहीं चला सकते, उद्योग चलाने के लिए मजदूर चाहिए। जिन लोगों ने हजारों किलोमीटर दूर अपना परिवार छोड़ के, उन्होंने रोजी रोटी कमाई वहां से, लेकिन उन्होंने गुजरात को भी एक औद्योगिक राज्य होने का दर्जा दिलवाया। सीधी बात, सही उन बात। उन लोगों को वापस जाने के लिए ट्रेन में लट खाने पड़ते हैं, लेकिन ओल्ड सूरत में कुछ बंगाली कारीगर हैं जो सोने के डिजाइन का काम करते हैं। उनको मतदान 23 तारीख को, अभी परसों मतदान है, उनके लिए 4 ट्रेन बुक की गई है। उनका एक ट्रेन 1300 लोगों को लेके निकला है, उसका बड़ा फैनफेयर हो गया, श्री राम के जय घोष करते हुए उनको बिठाया गया, बर्थ पे सो के जाएंगे, रास्ते में लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, पानी की बोतल, सब व्यवस्था होगी, क्योंकि मतदान के लिए लेके जाना है। जैसे हरियाणा से ले गए थे बिहार। एग्जैक्टली, लेके जाना है। और बिहार में चुनाव नहीं, यूपी में चुनाव नहीं है, तो बिहार और यूपी के लोगों को पुलिस के लट है, और बंगाल के लोगों को बर्थ है सोने को। 4 ट्रेनें बुक की है सरकार ने, मतलब बीजेपी, अपने पैसे से लेके जाएंगे। जब बिहार में चुनाव होंगे तो बंगाल और यूपी वाले लट खाएंगे और बिहार को लेके जाएंगे। जब यूपी में चुनाव होंगे तो यूपी के लोग को बर्थ पे सो के लेके जाएंगे और बंगाल और बिहार के लोग लट खाएंगे। ये इस सरकार का पैटर्न बताता है, नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग बताता है। आपका मतदान की जरूरत है तो आप हमारे लिए वंदनीय हैं। एक बार आपसे मत ले लिया
फिर तू कौन, हाँ लाइन में लग और लट खा। और ये हालत, इसके पहले मैं बता रहा हूं, नोएडा में मेरे हमारे ऑफिस के बिल्कुल आप कहे तो जिस दिन वो लाठीचार्ज और अजगनी हुई, बहुत बड़ा हंगामा हुआ नोएडा में, तब तो पूरा रास्ता बंद था। मुझे ऑफिस आने में 3 घंटे लगे, गली गलियों से आना पड़ा, जी। क्योंकि नोएडा में मजदूरों ने आंदोलन किया, गैस मिल नहीं रही है, महंगाई अपने चरम पे है और तनख्वाह प्रॉपर नहीं मिल रही है, मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल रहे, इसलिए उन्होंने हंगामा किया। उसके बाद ये एक जगह नहीं हुआ, क्योंकि मीडिया ने दिखाया नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया कैसा दिखेगा। कई पुलिसों की वैन्स जलाई गई, पुलिस को गाड़ी जलाई गई, फैक्ट्रियां जलाई गई, खूब हंगामा हुआ नोएडा में। उसके चलते बिहार के बरौनी में, गुजरात के सूरत में, हरियाणा के मनेसर और पानीपत में भी लोग रास्ते पे उतर आए, मजदूर, हमको भी वेजेस चाहिए। लेकिन मीडिया ने कहीं नहीं दिखाया। पानीपत रिफाइनरी पे लोगों ने वहां पे पुलिस की गाड़ियां जला दी, लेकिन कोई मीडिया में नहीं दिखाया। फिर कॉम्प्रोमाइज हुआ कि नहीं वेतन बढ़ाएंगे, कि लेकिन लड़ो मत, वेतन बढ़ाएंगे। ये भी एक ट्रिगरिंग पॉइंट था सूरत में, कि तनख्वाह भी नहीं देते, 2-2 महीने तनख्वाह नहीं है। उद्योगपति बोले कहां से देंगे, तुम्हारे सामने देखा यूनिट चल नहीं रहा है, कहां से करेंगे। सही बात। हर छोटी छोटी बात पे महंगाई हुई। अभी एसी सर्विसिंग के लिए वो आया था बेचारा मैकेनिक, वो बता रहा था कि सर ये जो टाका लगाने के लिए जो एलिमेंट होता है हमारा, वो 15 रुपए का आता था पहले, बोला अभी 8 दिन पहले 45 रुपए का हो गया, सब 30 रुपए बढ़ गए इसमें। मैंने क्यों बढ़ गए, महंगाई बोले बढ़ ये रही है। तो सही बात। नहीं है। उन्होंने बोला कीमतें बढ़ गई है, 30 रुपए हो गए, कहां से काम करेंगे सर, कहां से कैसा सर्विसिंग के पैसे नहीं बढ़ाएंगे, मुझे बताइए। हर चीज अशोक जी ये तो राम राज्य है। राम राज्य नहीं। राम यदि आज होते तो सबसे पहले इनके ऊपर बाण चलाते। ये कलयुग है, यहां रावण राज्य चल रहा है, लेकिन कलयुग का रावण और सतयुग का रावण में एक फैक्टर कॉमन है, दोनों बहरूपीय थे। रावण ने बहरूपिया का वेश धारण करके माता सीता का हरण किया था, और आज का रावण बहरूपिया बनकर, आपका सगा बनकर, आपका फिर आपके पैसों का हरण कर रहा है, आपके मताधिकार का हरण कर रहा है, आपके सुख चैन का हरण कर रहा है, यहां तक कि आपके भविष्य का हरण कर रहा है। अब बात तो आपके संविधान की आ गई है, अब संविधान के भी हरण करेगा तो फिर लोकतंत्र रहेगा कहां। सही बात। सवाल पूछने वाला कोई नहीं है, सिर्फ मन की बात होती है। आज हमने सूरत की बात इसलिए की कि गुजरात का मॉडल पूरे विश्व में भेजा जाता था, हमारे गुजरात में ऐसा, हमारे गुजरात में ऐसा। क्या है आपके गुजरात में, जो गुजरात को ये है गुजरात गुजरात, बनाने वाले लोगों को ये है गुजरात आप में। रोटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, वो पलायन कर रहे हैं। सही कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि कोविड जैसी स्थिति मैं महसूस कर रहा हूं। कोविड में भी पलायन हो गया था, अब भी पलायन हो गया था, तो कोविड जैसा पलायन होगा करके एक ने सोशल मीडिया पे कमेंट मारा, तो हमारे होनहार मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने उसको अरेस्ट करवा दिया, और वो प्रधानमंत्री ने विपक्ष खुद को कहा बुरी तरह से टूट पड़े कि आप लोग भयभीत कर रहे हैं, आप भ्रम फैला रहे हैं। आज जो लोग कह रहे थे कि हम भ्रम फैला रहे हैं, सोशल मीडिया भ्रम फैला रहा है, आज उन्हीं के पास एक सवाल लेके जाता हूं, आज सूरत में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, सही वो बात। भ्रम है, वास्तविकता है, या ये रेगुलर रूटीन है कि सूरत में ऐसे ही लोग मार खाने आते हैं, नहीं, ये बिहार से रूटीन आते हो हैं, सूरत जाएगा, में नट अभी तो खाते हैं रूटीन हो और जाएगा वापस सर। जाते हैं। हाँ। आज एक सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जीवन लीला समाप्त की मुंबई में, जी। और बिहार के मुख्यमंत्री उद्वेलित हुए, बिहार के भूमिपुत्र पे अन्याय बंबई में, अब बिहार की पुलिस एक्टिव हो गई। आज बिहार के और यूपी के लोग लट खा रहे हैं। आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सम्राट बन के अय्याशी कर रहे हैं। मैं अय्याशी इस बात में कहता हूं, यदि राजा की प्रजा मार खाती है और राजा यूं मदमस्त है तो वो अय्याशी। सही बात।
योगी आदित्यनाथ सही बात, ये जाके बंगाल में बताता है कि कानून व्यवस्था कैसी होती है। और यूपी के लोग मार खा रहा है, गुजरात में इसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, सांप सूंघ गया है इनको, क्योंकि लट गुजरात में खा रहे हैं। गुजरात के लट भी मानो फूल है, और यूपी में आप फूल भी किसी को बरसाओ तो बोलते लट क्यों मारा। आपने देखा ना अभी कि पवन खेड़ा ने यदि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के पत्नी के 3 पासपोर्ट बताए और उसका डिटेल बताया कि कहां कहां बिजनेस है उनके, कौन सी कंपनियां हैं, तो पवन खेड़ा पे एफआईआर। और राहुल गांधी के बारे में कर्नाटक का एक बीजेपी का कार्यकर्ता आके यूपी में कंप्लेंट करता है कि राहुल गांधी के भी 2 पासपोर्ट है और राहुल गांधी के भी बाहर प्रॉपर्टीज है, फैक्ट्रियां, क्या ऑफिस है, कंपनी है। तो इसमें तो उस आदमी पे फिर एफआईआर होनी चाहिए जैसे पवन खेड़ा पे हुई, लेकिन एफआईआर होती है राहुल गांधी पे। ये तो ठीक है, जज साहब रुक गए बीच में, लेकिन तो घोषित तो हो ही गई। मतलब यहां यदि बीजेपी का कार्यकर्ता राहुल गांधी पे आरोप लगाए तो राहुल गांधी पे एफआईआर, और कांग्रेस का मीडिया सेल का हेड यदि हेमंत बिस्व शर्मा के पत्नी पे आरोप लगाए तो फिर कांग्रेस के पवन खेड़ा पे एफआईआर कांग्रेसियों पे। एफआईआर का मतलब है सिर्फ विरोधियों पे होना है। सही बात, सही बात है। ये तो अच्छा हुआ न्यायपालिका कई बार, एक आध बार थोड़ा सा दिया जलाता है विश्वास का कि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि भाई नॉन बेलेबल ऑफेंस थोड़ी है ये, राइट, इट्स अ बेलेबल ऑफेंस। उनके जो आपने आरोप लगाए उसमें तो कोई ऐसा दिखता नहीं मुझे खास नॉन बेलेबल होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो उसकी दी हुई बेल कैंसिल कर दी थी। आजकल हमारा सुप्रीम कोर्ट मोर लॉयल देन द किंग हो गया है। सही बात है। क्या करें। और लखनऊ बेंच ने, यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी पहले एफआईआर दाखिल करने का वो डिक्टेट कराया और जजमेंट में फिर वो चेंज किया। जजमेंट जब टाइप हो रहा था तब उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं। उसको ज्ञान हुआ, 2014 का एक केस मेरे सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि ज्ञान हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार ये रिजेक्ट किया हुआ है, वो भी भाजपाई लोगों ने पिटीशन किया था। मेरा सिंपल सी बात है कि यदि जज साहब के पास गृह मंत्रालय के कोई कागज है जो बताता है कि राहुल गांधी ड्यूअल मेंबरशिप में है, तो सीधा राहुल गांधी पे मुकदमा दायर हो, एफआईआर दायर हो, मुकदमा दायर हो। उसमें इन्वेस्टिगेशन क्यों करेगी सीबीआई? ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन किया है गृह मंत्रालय ने, और गृह मंत्रालय ने सारे कागज सुप्रीम हाईकोर्ट को दिए हैं। अब सीबीआई क्या इसमें करेगी? सही बात, जो ऑलरेडी गृह मंत्रालय ने ऑलरेडी किया है। इसमें क्या रॉकेट साइंस है? नहीं, अब तो न्यायतंत्र, पुलिस तंत्र, आपको पूरे चुनाव में एक तंत्र चलाना है कि राहुल गांधी 2 जगह, राहुल गांधी, आप इमेजिन करिए उद्धव ठाकरे 100 करोड़ की वसूली सरकार, क्या चिल्लाए बीजेपी के प्रवक्ता और चेयर लीडर, हमारी एंकर और एंकरनिया, वसूली सरकार 100 करोड़। एफआईआर की चार्जशीट कितने में फाइल हुई मालूम है आपको? 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख। और जिस कमिश्नर ने बोला था 100 करोड़ रुपए मांग रहे, जब उसकी पेशी हो गई कोर्ट में, कोर्ट ने कहा कि आपने कहा गृह मंत्री 100 करोड़ रुपए मांग रहा है, आपसे मांगे? बोले नहीं। किससे मांगे? बोले पता नहीं। फिर आपने आरोप कैसे लगाए? बोले मैंने अधिकारियों को बात करते हुए सुन लिया था, हियर से। कोर्ट ने लताड़ा 1 करोड़ 80 लाख की। बोले ये ईडी का केस ही नहीं बनता। 13 महीने अनिल देशमुख जेल में, हेमंत सोरेन जेल में 5 महीने, लोकसभा का पूरा चुनाव का कार्यक्रम उसका जेल में रहा बेचारे का। सही बात, सही बात। और अल्टीमेटली जब पूछा कोर्ट ने जमानत के समय कि ये 8 एकड़ जमीन आप क्यों कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन के पास है? बोले सर किसी ने हमको बोला है, एफिडेविट दिया है। लेकिन बोले आपने इन्वेस्टिगेट किया है? आपने 5 महीने लिए, एक मुख्यमंत्री को जेल में रखा, 5 महीने में आप एक कागज का टुकड़ा नहीं ला पाए। ये आदमी कभी उस जमीन पे गया नहीं, ये आदमी ने उस मालिक से कभी टेलीफोन पे बात नहीं की, कभी मिला नहीं, कोई कागज इस आदमी के पास नहीं, कब्जा इस आदमी के पास नहीं, तो एक 8 एकड़ जमीन इसने कैसी हत्या दी? ऐसा कैसा बोल रहे हो?
जमानत दे दी। अरविंद केजरीवाल 100 करोड़ की वसूली शराब नीति में। कोर्ट ने पूछा कहाँ है शराब, 100 करोड़ रुपए। बोले साहब खर्चा कर दिए। बोले किधर कर दिए? बोले चुनाव में कर दिए। मैं उसकी तुलना हमेशा एक पेंटिंग से करता हूँ। एक एग्जीबिशन लगी थी हरि भाई, टाइम हो गया है लेकिन बस आखिरी थोड़ा, क्योंकि अब इतने प्रॉब्लम्स अब डिस्कस करते तो कभी कभी लगता है थोड़ा व्यंग भी करें। तो एक बहुत बड़े पेंटर की पेंटिंग लगी हुई थी और एक ब्लैंक कैनवास था, सफेद बिल्कुल ब्लैंक, और उसपे नीचे 1 लाख रुपए लिखा था। तो कोई बहुत अच्छा आर्ट लवर था, वो कुछ पेंटिंग भी खरीदना चाहता था। तो उसने बड़े आदरपूर्वक कहा कि आदरणीय सर, मैं आपका बहुत फैन हूँ, लेकिन मुझे लगता है गलती से ये कैनवास यहाँ लग गया, आपकी पेंटिंग होगी तो ये बोले नहीं, ये कैनवास नहीं पेंटिंग है। बोला सर 1 लाख रुपए का ब्लैंक कैनवास। बोले थोड़ा मुझे समझाएंगे क्या पेंटिंग है? बोले गाय घास खा रही है। बोले गाय घास खा रही है? बोले मैं समझा नहीं। बोले हाँ गाय घास खा रही है। तो बोले सर गाय कहाँ है? बोले बोले घास कहाँ है? दिख नहीं रही कुछ भी। तो बोले गाय खा गई। तो बोले गाय कहाँ है? बोले घास खाने के बाद क्या क्या करके वो भी चली गई। ऐसा आरोप हमारी ईडी केजरीवाल पे लगाती है। बोले पैसे है साहब, पैसे किधर है? बोले खर्चा हो गया साहब। किधर खर्चा हो गया मालूम नहीं साहब, चुनाव में खर्चा कर दिया साहब। ये तो हरि भाई, मैं भी कह सकता हूँ कि हरि भाई ने 25 करोड़ रुपए लिए मेरे से। कैसे दिए क्या दिए नहीं मुझे मालूम, मैंने दिए। ऐसा कौन कहता है? ऐसा हमारे पान की दुकान वाला एक आदमी कह रहा था कि वानखड़ी ने हरि भाई को 25 करोड़ रुपए दिए। तो हरि भाई के पास पैसे मिलने चाहिए ना, और खर्चा कर दिए उनने। काय में खर्चा कर दिए? वो चाय पीने में खर्चा कर दिए, और हरि भाई जेल में। मजाक लगा के रखा इस देश में। सही बात है, यही खेल है सर, से फिर मैं कहता हूँ राजनीतिक कि खेल है। गुजराती होगा तो आप कृपा करके, आपके आत्मसम्मान में ठेस नहीं। मैं गुजरात को हमेशा महात्मा गांधी का गुजरात मानता हूँ। मैं गुजरात हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात मानता हूँ। मैं गुजरात हम नहीं, आपसे सहमत हैं, हम आपसे सहमत हैं। गांधी टोपी गुजरात की देन है, मैं मानता हूँ। मैं गुजरात से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अशोक जी आपने जो बात करी, मैंने कहा आपने जो बात करी वो सही है। लंका जो थी वो कुबेर की थी जी। कुबेर ये तो खजांची है भगवान का। हम कुबेर की प्रार्थना करते कि हमारे यहाँ तेरा वास हो, लेकिन लंका हमेशा रावण के नाम से जानी जाती है। जी। ये भी आप जानिए। वैसे गुजरात तो महात्मा गांधी है, लेकिन जाना इन झासाराम की वजह से, झासाराम के। और आज का लाठीचार्ज, कल का लाठीचार्ज इस बात को रेखांकित करता है कि ओरिजिनल जो मॉडल बेचा जाता है वो मॉडल ही फॉल्टी है। जी, आज अशोक जी आप हमारे साथ जुड़े और काफी बड़े स्पेक्ट्रम पर आपने बात करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप गुजरात लवर हैं ये हम जानते हैं, और आप गुजरात को बार बार विजिट करें ये भी हम चाहते हैं। और गुजरात की बात करते हैं, गांधी सरदार के हम वंशज हैं ये भी हम हमेशा कहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।